हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषभ पांडे, मेंटोरा सिविल्स पर आपका स्वागत है। हम अपने करंट अफेयर सीरीज जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज है उसके चौथे लेक्चर में आज हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते और फ्रेमवर्क की चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख जो ट्रेड समझौते हुए उनकी चर्चा करेंगे और प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उनकी चर्चा करेंगे। आइए तो अब हम अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम अगर देखें तो पहला जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के स्मरण में। और इस साल की जो थीम थी, स्वयं को जगाएं, दुनिया को प्रभावित करें, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको पता है कि जब 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे तो उसकी याद में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इसकी जो थीम थी 2025 में ये आयोजित हुआ था और हर 2 साल पे ये आयोजित होता है। तो विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान था। ठीक है। अब अगला समिट 26 लास्ट में 27 में होने वाला है। ठीक है, हाँ 27 में होगा। अब हम बात करते हैं पराक्रम दिवस की। तो 23 जनवरी को यह सुभाष चंद्र बोस के को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आयोजित होता है और इसकी थीम है मेरा भारत मेरा वोट। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे डाला हुआ है। याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले अपने दिवस की। तो विश्व मातृभाषा दिवस, मदर टंग दिवस। इसकी हिस्ट्री ये है कि 1962 में जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान से, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन किया था भाषा को लेकर। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। तो उसी के याद में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस यूनेस्को ने इसे आई थिंक हाँ 1999 में इसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व मातृभाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और इसके हिस्ट्री अगर कहें तो ये 1962 में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन से निकला था और 1999 में यूनेस्को ने इसे घोषित किया था। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने नहीं, यूनेस्को ने। ठीक है। ये यहाँ पे थीम आपसे पूछी जा सकती है, वहीं पे डाल देगा किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ डाल देगा। ठीक। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की याद में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है? इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। फिर से, सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। ये तो इसकी थीम थी, लेकिन जो इस साल के लिए जो अभियान चलने वाला है उसका भी एक स्लोगन है। उसका नाम रखा गया है गिव टू गेन। ठीक है। क्या है? गिव टू गेन। हम बात करते हैं विश्व जल दिवस की। यह 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल और लैंगिक समानता। ठीक है। क्या है? जल और लैंगिक समानता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने थीम की। तो वर्ल्ड टीबी दिवस जो है, विश्व क्षय रोग दिवस जो है, वो 24 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस वी कैन एंड टीबी। क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी भी थीम। इसकी थीम जो है पृथ्वी दिवस की, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अर्थात आवर पावर आवर प्लेनेट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। और इस बार की इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित जलवायु हमारे भविष्य के लिए इस वर्ष की थीम है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना।
अब इम्पोर्टेंट थीम है अगली कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। उसकी जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये रिसेंट किसी एग्जाम में, खास करके बीपीएससी के 25 या 26 के किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये पीवाईक्यू है, तो इसको हम भूलेंगे नहीं। अब हम बात करें अपने अगले थीम की, तो विश्व दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की अभी थीम नहीं आई है, 25 की जो इसकी थीम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, आप विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बस याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और दिवस इम्पोर्टेंट की। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई, विभाजन विभीषिका दिवस जो हाल ही में घोषित किया गया था 14 अगस्त को, जब भारत का विभाजन हुआ था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये बीपीएससी शायद 70 में क्वेश्चन है, 70 बीपीएससी का। ठीक है, 70 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और नदी डॉल्फिन दिवस, नदी डॉल्फिन नहीं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये। ठीक है, 2008 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, और इसको 5 अक्टूबर को नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब जनजाति गौरव दिवस जो है उसके बारे में देखें तो बिरसा मुंडा की याद में हम लोग जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 जब लैंडिंग किया था ना और सी शक्ति पॉइंट पे, तब जो है उसकी याद में हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम अगले अगले नेक्स्ट थीम में चलते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये सारे पीवाईक्यूज भी हैं और पूछा भी जा रहा है रिसेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब्राहम समझौते की। अब्राहम समझौता जो लॉन्ग लास्टिंग इजराइल और अरब देशों का जो विवाद है ना, उनमें इजराइल और अरब कंट्रीज, अरब जो कंट्रीज हैं उनमें समझौता करने के लिए यूएसए द्वारा 2020 में इनिशिएट किया गया था। इसमें इजराइल और यूएई, बहरीन और मोरक्को, सूडान इस समझौते से जुड़े हुए थे। लेकिन जानते हैं आप कि फ़लस्तीन फ़लस्तीन की इजराइल के खिलाफ कार्रवाई और फिर रिटेलिएशन इजराइल का इस समझौते को काफ़ी डिरेल कर दिया, और ये अब लगभग मृतप्राय हो चुका है। ऐसे दोबारा फिर से रीलॉन्च करने की कोशिश चल रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं किम्बरले प्रोसेस की। किम्बरले प्रोसेस वैसे तो सच एज इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट इस बार इसलिए है क्योंकि वर्तमान में इसमें इसका भारत अध्यक्ष है। ठीक है, और इसकी मुंबई में 2026 में इसकी जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी की है भारत ने। और इसका मेन काम है जो अवैध हीरा खनन है ना और व्यापार है उससे निपटना है। ठीक, तो किम्बरले प्रोसेस अवैध हीरा और व्यापार को रोकने से संबंधित है, और इसकी जो बैठक है मुंबई 2026 में आयोजित की गई थी। अब एक है कोलंबो प्रोसेस। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस की बात करें तो कोलंबो प्रोसेस अभी यूपीएससी एनडीए या सीडीएस के किसी एग्जाम में, एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोलंबो प्रोसेस क्या है। ठीक, तो कोलंबो प्रोसेस 2003 में बना था। ठीक है, सॉरी, कोलंबो प्रोसेस 2003 में बना था, और ये एशियाई जो श्रमिक जो देश है ना उनके बीच सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध श्रम प्रवासन को, मतलब खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, मतलब और एशियन कंट्रीज है ना, उनके बीच में जो श्रमिकों का आदान प्रदान होता है ना, उनके सुरक्षित प्रवासन को बनाए रखने के लिए यह कोलंबो प्रोसेस एक प्रक्रिया है, और भारत इसका एक सदस्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉप 30 की, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। आपको पता होगा कि यूएनएफसीसी का जो गठन है 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसके समय हुआ था। ठीक है, और इसका जो 30वां कॉन्फ्रेंस है, बैठक, इसकी 30 जो बैठक है वो
बेलम ब्राजील में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? बेलम ब्राजील में 20 से 21 नवंबर के बीच में, ठीक है। अब उसके कुछ पैकेज हैं जो वहाँ से निष्कर्ष निकले हैं उस कॉन्फ्रेंस से, हम उसे देख लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार 71 बीपीएससी में कॉप 29 का कोई एक पैकेज पूछ लिया था, ठीक है, बाकू पैकेज ऐसे कुछ, तो हमें याद रखना है इसकी थीम्स क्या, यहाँ से क्या क्या निकला। तो बेलम पैकेज यहाँ से निकला है, ठीक है, जो विकासशील देशों के जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय सहायता को 3 गुना मतलब 120 अरब डॉलर वार्षिक तक बढ़ाने का समझौता किया गया। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि बेलम पैकेज के तहत कितने अरब डॉलर का जलवायु वित्त जो है देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो 120 अरब डॉलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा इसे। दूसरा है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग जीवाश्म ईंधनों से ट्रांजिशन करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो जो कोयला पेट्रोलियम खनन उद्योग में लगे श्रमिक हैं, उनको कैसे इस मैकेनिज्म से जो होने वाला नुकसान है उसे बचाया जाए, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए और उन्हें स्किल किया जाए, उससे रिलेटेड है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, ठीक है। और थर्ड है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटी। इसमें क्या है कि ब्राजील में आप जानते हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ा वर्षा वन है पूरी दुनिया का। तो ये लोग का कहना है कि हम लोग जो इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं, ठीक, उसके कंपनसेशन के रूप में हमें मिलनी चाहिए, उसके संरक्षण के लिए हमें मिलना चाहिए और उसे हमें रिवार्ड देना मिलना चाहिए। तो उसके तहत 3 से 6 अरब डॉलर सालाना जुटाने का प्रावधान किया गया है। तो बेलम रणनीतिक पैकेज में 120 अरब डॉलर, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म अपनाया गया, मैंने आपको बता दिया, श्रमिकों से रिलेटेड है। और अगला जो है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटी है, जो कि वनों को काटने से बचाने उनके संरक्षण के बदले विकासशील देशों को दी जाएगी, जो कि जिसका 3 से 6 अरब डॉलर का मामला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक थीम है, आपको पता ही होना चाहिए कि सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाले देश कौन से, क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो दुनिया में सबसे जो सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाले देश 5 हैं, तो उनमें चीन है पहले पे, यूएसए दूसरे पे है, तीसरे पे भारत है। तो भारत की जो रैंक है याद रखिएगा, ये थर्ड है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति की बात करें अगर हम, तो प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन यूएसए नहीं है, आप पूर्वाग्रह से इसे हल कर मार सकते हैं, लेकिन याद रखना है कतर पहले पे है, यूएसए दूसरे पे रूस है और चौथे पे चीन है। टॉप 4 में भारत है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो भारत जो है प्रति व्यक्ति, भारत की जो 2.19 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति है, याद रखिएगा यहीं पे क्या होता है, डेटा से खेल किया जाता है, कहीं 3 टन दे देगा, कहीं 5 टन दे देगा और आपसे गलत करवा देगा, या कहीं ये भी दे सकता है कि 1 टन से कम करते हैं हम, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, सीधे हमको 2.19 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, एक गुजरात की कल्पसर परियोजना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो खंभात की खाड़ी है ना, वहाँ पे मीठे पानी की एक जलाशय बनाने की योजना है, जिसमें गुजरात सरकार, भारत सरकार और नीदरलैंड के बीच एक समझौता हुआ है। तो याद रखना है कि कल्पसर परियोजना कहाँ है, गुजरात में, पहला एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा है कि इसके लिए ये है क्या, तो मीठे पानी से जुड़ी परियोजना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये देश कौन सा इसमें है, तो भारत और नीदरलैंड के बीच में जल प्रबंधन तकनीकी को लेकर समझौता हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे अपने अपने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक की, भारत के प्रमुख व्यापारिक समझौते। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं, पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है समझौता वो है भारत EFTA, मतलब ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा जिसको कहा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये 71 बीपीएससी जो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो है भारत और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, फिर से बोलता हूँ 4 देश इसमें है टेपा में, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। और आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि 69 बीपीएससी में ऐसे ही फुल फॉर्म दे दिया था और जिनको नहीं पता था उससे गलत क्वेश्चन हो गया था। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और भारत के बीच में हुआ है। और आपको बता दूं ये चारों देश जो हैं
ईयू के पार्ट नहीं है, ठीक है। और हाल ही में आपको पता होगा ईयू के साथ हमारा जो है एफटीए हुआ है, उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ईयू के मेंबर्स नहीं है, इसीलिए इनका अपना एक कार्टेल है, उसके साथ भारत ने अपना समझौता किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका उद्देश्य आपको पता है कि व्यापार, निवेश और सॉरी इसका उद्देश्य जो है व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य प्रावधान अगर देखें तो आपको याद रखना है कि ईएफटीए जो देश है ना चार, वो भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे अगले 15 वर्षों में। कितना? 100 अरब डॉलर का। यहाँ डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है तो आपको याद रखना। और भारत से जो निर्यात पर व्यापक लगभग 90% शुल्क माफी की गई है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट समझौते की बात करें भारत के व्यापार की, तो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है ये 27 अप्रैल 2026 को हुआ, और भारतीय वस्तुओं को 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच है। इसमें क्या हुआ है कि जो भारत से वस्तुएं निर्यात की जाएंगी ना, न्यूजीलैंड ने उनको 100% ड्यूटी फ्री कर दिया है। और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड जो है भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रोबेबली आने वाला है, भारतीय यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। वन लाइनर अगर पूछता है यहाँ से तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स चर्चा में रहा है, तो आप इसे बता सकते हैं कि भारत और ईयू का मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक। और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रावधान बता देंगे। कुछ खास करके बता देता हूँ, 99% जो चीजें हैं यहाँ पे शुल्क से बाहर कर दी गई हैं, और जो भारतीय पेशेवर हैं उनके लिए बहुत आसान किया गया है वीजा प्रक्रिया, ठीक। तो याद रखना है 2-3 चीजें, 99% वस्तुओं पे लगभग टैरिफ के दायरे से बाहर है। और भारत ने यहाँ पे क्या है कि अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है उसे बाहर बचा लिया है इससे, ठीक है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है भारत ने इसे सुरक्षित तौर पर बचाया है, पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है, ये क्लियर है। तो ये याद रखना है भारत ईयू ट्रेड समझौता, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करके आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है इसमें। अब हम नेक्स्ट में समझौते की बात करते हैं। एक याद रखना है कि वन लाइनर मैं आपको बता दूं, ये भारत का राजधानी ये नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब ये देखते हैं आयुष को व्यापार समझौतों में मान्यता। हुआ क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो आयुष को जो है ना, जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में भी शामिल किया गया है। अभी भारत ने ओमान के साथ भी एक एफटीए किया हुआ है, ठीक है। तो ओमान ने और न्यूजीलैंड ने दोनों ने आयुष को अपने व्यापार समझौतों में शामिल किया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं भारत में चीनी पेशेवरों के लिए E4 वीजा। अभी चीनी भारत में नहीं, चीनी भारत में चीनी पेशेवरों के लिए B4 वीजा। अच्छा हाँ, ठीक है। भारत सरकार ने अब जैसे कि बता कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनें हैं खास करके वो चीन से आयात की जाती हैं, ठीक है। तो भारत ने EB4 वीजा लॉन्च किया है, ताकि जो मशीनें आ रही हैं उनको जो चलाने वाले चीन के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो आए और हमारे भारतीय लोगों को ट्रेंड करें, उसके लिए EB4 वीजा हमने लॉन्च किया, ठीक है। EB4 इसका मतलब ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा की शुरुआत की है भारत ने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम्स में, खास करके BPSC के एग्जाम में, ठीक है। तो हम देखते हैं सम्मेलनों के बारे में। हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पर भी कुछ सम्मेलनों की बात की थी हमने। यहाँ पर रिसेंटली हम आप सम्मेलन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, हम सम्मेलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम जो है, नैम का आपको पता ही है कि 1961 में इसका गठन हुआ था। जानते हैं जैसे जब कोल्ड वार चल रहा था ना, तो कोल्ड वार के टाइम पे USA और रसिया की अपना अपना ग्रुप गुट हुआ करता था, तो भारत ने दोनों ग्रुप में न शामिल होने का निर्णय लिया और एक अलग जो है अपना स्टैंड बनाए रखा दुनिया के राजनीति में, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बस आपको 2 चीज़ें जाननी है कि जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, जो 19th नैम हुआ था ना,
वो उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ था। ठीक, याद रखना है 2024 में। और जो इसका 20वां होने वाला है ना, वो उज्बेकिस्तान में होने वाला है। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, 19th नैम कहाँ हुआ, कंपाला युगांडा में, और जो 20वां होने वाला है, ठीक, ये उज्बेकिस्तान में होने वाला है। दो ही चीज इसमें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड। क्वाड के बारे में आपको पता ही है कि ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ना एक रणनीतिक समझौता है, जो कि इंडो पैसिफिक में ना रूल बेस्ड, मतलब कानून आधारित व्यवस्था के निर्माण और उसे बनाए रखने की बात करते हैं। और खास बात यह है कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ना, वो नई दिल्ली में 26 मई को आयोजित हुई। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो वो नई दिल्ली में हुई। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अभी चाइना में किसी समिट में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, स्क्वाड के जो राजदूत है ना, उन्होंने एक बैठक की है। इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं कि राजदूत तो बैठक करेंगे ही कहीं ना कहीं ना, लेकिन चीन में जाके क्वाड की बैठक हुई है राजदूतों की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चीन में हुई है, क्योंकि चीन को जनरली माना जाता है कि क्वाड जो है वो चीन के विरुद्ध में बनाया गया है। तो हमें याद रखना है कि जैसे वन लाइनर पूछ सकता है कि क्वाड राजदूतों की बैठक किस देश में हुई, तो हमें याद रखना है। और विदेश मंत्री की बैठक जो ये क्वाड की, वो तो भारत में हुई है, ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट WTO की। ठीक है, तो WTO के बारे में आप जानते ही हैं कि ये गैट को अलग करके बना संगठन था, और विश्व में स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये एक संस्था है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये 26 से 29 मार्च कैमरून के याउंडे में आयोजित की गई। ठीक है, तो याद रखना है 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की कैमरून के याउंडे में हुई है। कैमरून देश है, याउंडे उसकी राजधानी है, वहाँ पे हुई है। याद रखना है जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये WTO की सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग की, तो याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रामायण कॉन्क्लेव। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली यूपीएससी के किसी PYQ में पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव कहाँ हुई। तो जनरली आपको रामायण से हो सकता है कि आप भारत में आए, लेकिन नहीं, इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में इसका आयोजन किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन आपको याद रखना है बस कि ये कहाँ पे हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में। और यहाँ पे श्री ज्योति राज सिंधिया जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको बस एक लाइनर याद रखना है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जहाँ से बनना था डबल लाइनर, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ते हैं बायोटेक नहीं बायोफैच है। ठीक है, बायोफैच। ठीक है, बायोफैच ये क्या था ना, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, कृषि, जैव अर्थव्यवस्था, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, खास करके मतलब जैविक कृषि जो है ना, उसको प्रमोट करने, ठीक, जैव बायो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन था। और इसका आयोजन नूनबर्ग जर्मनी में किया गया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और जैविक उत्पादों एवं कृषि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये। और यहाँ पे भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक, और एपीडा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो बायोफैच याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नूनबर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ। ये जैविक उत्पादों एवं कृषि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया और एपीडा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सम्मेलन पे। तो दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये भी PYQ है, रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा गया है ये, तो हमें याद रखना है कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है वो 24 से 25 जनवरी 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ। इसका आयोजन जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। इसका जो मुख्य थीम था, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड
म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, तो कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वाइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो है दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम था, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2026 में 24-25 जनवरी को आयोजित हुआ। और ठीक है, एक और है महिला एवं कृषि खाद्य प्रणालियों पर वैश्विक सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आयोजन भी जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महिला एवं कृषि खाद्य प्रणालियों, मतलब महिलाएं जो है कृषि में कितना योगदान दे रही है, कंट्रीब्यूशन क्या उनका है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कृषि और महिलाओं पे, उससे जुड़ा एक ये सम्मेलन है जिसका नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक, इसका जो है महासभा यूएई में आयोजित की गई थी और इसकी थीम है पावरिंग ह्यूमैनिटी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। बस याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा यूएई में आयोजित हुई थी। इसकी थीम है पावरिंग ह्यूमैनिटी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और हम अपने नेक्स्ट अगर से हम बात करें सम्मेलन की, ठीक, तो भारत में जो एआई समिट हुई है वो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाती है। तो इंडिया एआई समिट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये 4th समिट थी, जो कि पहले इसका पहला जो था ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा फ्रांस में हुआ था, शायद ये 3rd थी। ठीक है, ये 3rd समिट है एआई पे। 4th जो है वो होने वाला है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये यहाँ पे 4th है। ठीक, और इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ था ये, और इसका मुख्य फोकस था एआई फॉर ऑल, और थीम जो थी इसकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट जो है 4th वो वहाँ कहाँ पे, जिनेवा में होने वाला है। और ठीक, अब इसके 7 प्रमुख स्तंभों की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 7 प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण की बात की गई है, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई की बात की गई है, संरक्षित और भरोसेमंद एआई की बात की गई है, विज्ञान के लिए एआई की बात की गई है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए और पहुंच के लिए, मानव पूंजी विकास के लिए और लचीले और कुशल एआई सिस्टम के लिए 7 प्रमुख स्तंभ इस सम्मेलन में आए थे। ठीक है, हमको लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है मानव। ठीक, मानव क्या है, तो मानव जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक संचालन एआई का संचालन ढांचा है। मानव क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत एआई संचालन ढांचा है। इसमें अभी रिसेंटली, अब ये पीवाईक्यू है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा था मानव में ए का मतलब क्या है, तो हम सभी को देखते हैं मानव में एम का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम है। ठीक, एम मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए का मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन का मतलब नेशनल सॉवरेंटी, ए का मतलब एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और वी का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। पांचों को याद रखिएगा, फिर से बोल देता हूँ। एम से मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से नेशनल सॉवरेंटी, ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और वी से वैलिड लेजिटिमेट सिस्टम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं G7 की। तो आपको मैंने संगठन में इसको बता दिया था कि ये एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप है और इसका जो अभी लेटेस्ट समिट हुई है 15 से 17 जून को एवियन लेंस बैंस, ठीक, फ्रांस में आयोजित हुई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। और भारत अफ्रीका जो फोरम का 4था शिखर सम्मेलन वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। और इसको जो थीम थी एआई स्पिरिट। ठीक है, नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी था। ठीक है, तो एआई स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी इसकी थीम थी। ठीक है, याद रखना है। और एक लास्ट है, हम देखते हैं इस डिस्कशन में 16 ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने वाला है, तो पार्ट में छोटी छोटी बैठकें चलती रहती हैं साल भर सम्मेलन से पहले। तो इसमें जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे 12 से 13 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुई थी। ठीक है, इस सम्मेलन में वैश्विक खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों, जलवायु अनुकूलन, कृषि और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। इसी के साथ हमारा आज डिस्कशन खत्म होता है।
आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।